चलिए बैठिएगा। चलिए आज पॉलिटी के 17वां क्लास को देखेंगे। कल हम 15वां क्लास को देखे थे और कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था, कहाँ तक बता चुके थे? अच्छा, राष्ट्रपति चैप्टर शुरू हो गया था भाग 5 में, और भाग 5 में हम लोग देखे थे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक पढ़ना था। ठीक है, तो हम लोग भाग 5 को देखेंगे, संघ को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान देंगे, इससे पहले हम लोग राज्य के नीति निषेध तत्व और मौलिक कर्तव्य को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो राज्य के नीति निषेध तत्व और मौलिक कर्तव्य को देखे थे, तो ध्यान देंगे मौलिक कर्तव्य लास्ट क्लास हुआ था और उसके बाद हम लोग ने भाग 5 को पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य बताया था कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा भाग कितना में था, तब भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया था। ठीक है, और अनुच्छेद कितना में था, तो अनुच्छेद 51 के क में क्या था, मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, और इसे किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया है। ठीक ना, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और इसमें बताया था जब जोड़ा गया था तब मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना जोड़ा गया, 10। ठीक ना, लेकिन अभी वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य बताए थे क्या था, तो 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना हर माता पिता का मौलिक कर्तव्य बनाया गया था। तो यह भारतीय नागरिकों का 11वां मौलिक कर्तव्य है, और इसे कैमा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो हम बताया था आपको कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये बात को जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में, और 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया, तो 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना हर माता पिता का मौलिक कर्तव्य बनाया गया, और यही भारतीय नागरिकों का 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हम लोग देख चुके थे और 10 मौलिक कर्तव्य को देखे थे। भारत के नागरिकों का पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान के नियमों का पालन करना और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का सम्मान करना। ठीक ना, तो ये पूरा 11 मौलिक कर्तव्य को हम लोग ने देखा था कल। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य का हो चुका था। आगे हम लोग देखे थे भाग 5, तो भाग 5 में संघ को पढ़ना शुरू किए थे। ठीक ना, भाग 5 में संघ पढ़ना शुरू किए थे, संघ के बारे में, और इसमें बताया था आपको अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। ठीक है, तो ये बात बताए थे। हम बताए संघ के 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। हम बताए थे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और एक जोड़े थे हम क्या चीज़, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और इतना में ही अनुच्छेद कितना से कितना तक बांटा गया था, 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, जिसमें हम पहला कार्यपालिका बताए थे, और कार्यपालिका की चर्चा किया गया था कल पूरा हम बताया था इसके बारे में, इसलिए शॉर्ट थोड़ा सा निकाल देते, इसको ध्यान देंगे। तो कार्यपालिका के लिए क्या हुआ, एक मिनट, तो ध्यान देंगे कार्यपालिका के लिए, ध्यान देंगे। तो कार्यपालिका के लिए हम बताए थे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक में क्या चीज़ का चर्चा किया गया है, कार्यपालिका का। ठीक है, हम बताए थे आपको विधायिका के बारे में, विधायिका के बारे में, तो अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 में विधायिका तक चर्चा किया गया था। ठीक ना, न्यायपालिका देखेंगे, तो न्यायपालिका की चर्चा अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक न्यायपालिका का चर्चा था। ठीक ना, तो ये प्रमुख 3 स्तंभ होते हैं। एक बताया था आपको नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का चर्चा था। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग ने राष्ट्रपति के बारे में देखे। तो कार्यपालिका के अंदर किस किस चीज को पढ़ना है, तो हम बताए थे कल कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दिख रहा है ना, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और बताया था आपको महान्यवादी। तो ये सब हम लोग को कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब बात हम कल के क्लास में बताए थे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पहला पढ़ना था कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में, तो हम लोग ने राष्ट्रपति के बारे में शुरू किया था कल क्लास। ठीक है, समझिएगा राष्ट्रपति के बारे में। तो कल बताया था आपको
राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद कितना 62 तक में किया गया था, ठीक ना। तो राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक में किया गया है। राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक ना। तो ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति का पद है वो ऐसा ही, सम्राट का पद है वो ऐसा ही संवैधानिक पद जो लिया गया भारत में राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में बताए थे, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं और वरीयता के क्रम से संवैधानिक पद में भी देखेंगे तो पहला पद किसका पद होता है, तो राष्ट्रपति का पद प्रथम पद कहलाता है। और वरीयता के क्रम से भी देश के प्रथम नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। हम बताए थे राष्ट्रपति के बारे में कि संघीय कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, या राष्ट्र का अध्यक्ष, देश का अध्यक्ष कौन होंगे, राष्ट्रपति। तो संघीय कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष जो होंगे मंत्रिपरिषद, और कार्यपालिका के अध्यक्ष या कार्यपालिका के प्रधान जो होंगे कौन होंगे, तो आपके प्रधानमंत्री होंगे, ठीक ना। तो ये सब बात हम कल के वीडियो में बता चुके थे, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, तो राष्ट्रपति के बारे में बताए थे कि राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से 62 तक में की गई थी और अनुच्छेद 52 से 62 तक के हम लोग देखे थे, ठीक ना। तो अनुच्छेद 52 में बताए थे कि राष्ट्रपति के पद का चर्चा, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में बताए थे। 53 में बताए थे क्या चीज, तो संघीय कार्यपालिका के प्रधान, ठीक ना। 53 में बताया था आपको कि संघीय कार्यपालिका के प्रधान, अनुच्छेद कितना में, 53 में, ठीक ना। 54 में बताया था कि राष्ट्रपति का क्या चीज, निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। ये सब कल के क्लास में बता चुके हैं, ठीक ना। निर्वाचन के बाद बताया था कि निर्वाचन के समय जो कोटा होता है, तो कोटा की चर्चा अनुच्छेद 55 में था, ठीक ना। तो निर्वाचन के समय कोटा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में की गई, क्लियर है। हम बताए थे इसके बाद कार्यकाल, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना दिन का होगा, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 56 में की गई है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में की गई है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, कार्यकाल के बाद ध्यान देंगे, कार्यकाल के बाद दोबारा निर्वाचन, ठीक ना। तो दोबारा निर्वाचन जो होगा राष्ट्रपति का, तो दोबारा निर्वाचन की चर्चा, ठीक ना, राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन या दोबारा चुनाव की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में की गई, क्लियर है। आगे ध्यान देंगे, उसके बाद योग्यता, तो राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में की गई है। तो राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में, 58 में की गई, क्लियर है। आगे ध्यान देंगे, योग्यता के बाद हम लोग देखेंगे शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा जो किया जाएगा, तो शपथ की चर्चा अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 59 दशा होगा पहले, अनुच्छेद 59 में दशा की चर्चा किया गया। तो राष्ट्रपति की दशा और स्थिति की चर्चा अनुच्छेद कितना में, 59 में। तो दशा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में की गई। क्या दशा होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, उसके बाद हम बताए थे राष्ट्रपति की दशा के बाद क्या चीज, कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, ठीक ना। तो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में की गई है। तो राष्ट्रपति की शपथ, ठीक ना, तो शपथ प्रतिज्ञा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में की गई राष्ट्रपति का। 61 में देखे तो हम लोग महाभियोग, तो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा, महाभियोग, ठीक ना। तो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा जो की गई है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में की गई है। और राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर भर लिया जाना होगा, ठीक ना। यानी राष्ट्रपति के पद को 6 महीना के अंदर, ठीक ना, अंदर भर लिया जाना होगा। तो अनुच्छेद कितना के तहत, 62 के तहत। अनुच्छेद 62 में इस चीज का चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर भर लिया जाना होगा। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद था, ठीक है। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में संघीय कार्यपालिका के प्रधान, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कोटा, ठीक ना। कोटा क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे कि निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कम से कम कुल डाले गए वैध मत में से आधा से 1% ज्यादा मत जो होना चाहिए, जो जीतने वाले राष्ट्रपति होंगे उनके पास होना चाहिए, यही निर्वाचन का कोटा होता है, जो आगे हम लोग समझेंगे। तो कोटा की चर्चा अनुच्छेद 55 में। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, कोई उम्मीदवार जो है दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा, 59 में राष्ट्रपति की दशा की चर्चा, 60 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा, 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा, और 62 में हम बताए थे कि राष्ट्रपति के पद को 6 महीना के अंदर भर लिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, ऐसे तो खाली नहीं होता है, जब राष्ट्रपति नहीं होते तो उपराष्ट्रपति इस पद को संभाल लेते हैं, तो उस राष्ट्रपति के पद को किसके द्वारा भर लिया जाना होगा, 6 महीना के अंदर इस राष्ट्रपति के पद को भर लिया जाना होगा। अनुच्छेद कितना के तहत, 62 के तहत। तो ये हम लोग अनुच्छेद पहले देख चुके थे पिछले क्लास में। आज हम लोग क्या करेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे कि राष्ट्रपति कैसे बना जा सकता है, राष्ट्रपति के क्या अधिकार होगा, राष्ट्रपति किनके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, ये सारी बातों को समझेंगे। राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार होता है। और भारत में एक, इससे पहले भी बताए थे पिछले क्लास में कि भारत में क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली है, और जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली होती है उस देश में राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, वास्तविक प्रधान जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। फिर भी भारत में राष्ट्रपति के
पास बहुत सारे अधिकार है जो राष्ट्रपति के पास है, जो कि हम लोग देखेंगे इस क्लास में, ठीक है। चलिए तो समझते हैं। पहले हम लोग राष्ट्रपति की योग्यता से शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति जो है तो इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होगी, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया है, 58 में। तो पहले हम लोग ये चीज देखते हैं। पद की चर्चा तो 52 में की गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद है, और राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है। और भारत में राष्ट्रपति का पद जो है किसके संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति के पद को लिया गया। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की पद की बात आएगा कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से, अमेरिका, ठीक ना। तो उपराष्ट्रपति के पद जो लिया गया अमेरिका के संविधान से, और राष्ट्रपति का पद जो लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर है। राष्ट्रपति वरीयता के क्रम के अनुसार या संवैधानिक पद के अनुसार प्रथम पद कहलाता है, अर्थात देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, और वरीयता के क्रम के अनुसार देश के दूसरे नागरिक या दूसरे व्यक्ति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक समझ गए चुके हैं आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। हम बताएं क्या कि राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में की गई है। तो योग्यता को हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 58 के तहत योग्यता की चर्चा की गई। क्लियर है। तो चलिए समझते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक ना। तो राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में की गई है, तो राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में की गई है, ठीक है। कितना में, अनुच्छेद 58 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में की गई है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा। पहले तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक ना। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक ना। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला योग्यता क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन अमेरिका में जब हम लोग को देखेंगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका के जन्मजात नागरिक होना चाहिए। भारत में क्या है कि भारत की नागरिकता मिल चुका है तो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकता है, लेकिन अमेरिका में अमेरिका के जन्मजात नागरिक होना चाहिए। वैसा नागरिक जिसका जन्म अमेरिका में ही हुआ होगा वैसे व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का सिर्फ नागरिक होना चाहिए। क्लियर है, इस बात को समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनका उम्र कम से कम, उनका जो उम्मीदवार होंगे उनका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 35 वर्ष, ठीक ना। तो उम्र सीमा होना चाहिए 35 वर्ष। ध्यान देंगे 35 वर्ष उम्र सीमा होना चाहिए कम से कम, लेकिन अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है, ठीक ना। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम सीमा का उल्लेख किया गया 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया, तो अधिकतम कोई भी नहीं होगा, ठीक ना। अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित की गई है। कम से कम कितना, 35 वर्ष। अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। 80 साल हो जाए, 95 साल हो जाए, ठीक ना, जब तक मानसिक संतुलन सही रहेगा राष्ट्रपति के पद पर वो उम्मीदवार बन सकते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर न होना चाहिए, न होना चाहिए, ठीक है। तो लाभ के पद पर न होना चाहिए, ठीक है ना। भारत के नागरिक होना चाहिए, उनका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, और लाभ के पद पर न होना चाहिए, यानी कोई जॉब वगैरह, सरकारी वेतन भत्ता वगैरह उन्हें न मिलना चाहिए, ठीक ना। तो वो लाभ के पद पर न होना चाहिए। तो लाभ के पद को परिभाषित कौन करता है, तो लाभ के पद को परिभाषित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। तो लाभ के पद को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लाभ के पद को परिभाषित किया जाता है। क्लियर है। चलिए समझिए। तो लाभ के पद पर न होना चाहिए ध्यान देंगे, लाभ के पद पर न होना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति
उपराष्ट्रपति के पद पर है, राज्यपाल के पद पर है, संघीय मंत्रिपरिषद के पद पर है या राज्य के मंत्रिपरिषद के पद पर है, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है उस पद पर रहते हुए। क्योंकि ये सब जो पद होता है, ये सब पद लाभ का पद नहीं बल्कि सेवा का पद कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर है, राज्यपाल के पद पर है, संघीय मंत्रिपरिषद के पद पर है या राज्य मंत्रिपरिषद के पद पर है, तो वह व्यक्ति उस पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि ये सारे पद जो होती है क्या होती है कि सेवा का पद होती है, लाभ का पद नहीं होता। अतः कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति के पद पर है या राज्यपाल के पद पर है, उस पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब सेवा का पद कहलाती है। क्लियर है? लाभ के पद को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर न होना चाहिए। आगे ध्यान देंगे, लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता रखते हो। अगर कोई राष्ट्रपति बनना होगा तो उनको लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता रखना होगा। लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता रखता हो। ठीक ना, तो राष्ट्रपति जो बनेंगे या राष्ट्रपति की योग्यता में लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता होनी चाहिए। ठीक ना, तो लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता होनी चाहिए सिर्फ, न कि लोकसभा के सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए। और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए राज्यसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, भारत के किसी भी राज्य के निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। ठीक ना, तो भारत के किसी भी राज्य के निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, तो भारत के किसी भी राज्य के निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। अगर वह भारत का नागरिक है तो किसी न किसी राज्य के निर्वाचन सूची में तो नाम होगा ही। ठीक ना, तो भारत के किसी भी राज्य के निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए, यह भी योग्यता में होगा। इसके अलावा आरबीआई के पास, ठीक ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना, तो आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा होना चाहिए। कितना? 15,000 रुपया। ठीक ना, तो 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में ठीक है, तो आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में कितना हजार रुपया जमा होनी चाहिए? तो 15,000 रुपया जमा होनी चाहिए। ठीक है, तो योग्यता में होगा कि आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा होनी चाहिए, यह भी योग्यता होगा। अब ध्यान देंगे, यहां पर एक बात नोट में लिख लेंगे कि कुल डाले गए वैध मत में से 1/6 मत से कम मत प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है। ठीक है, कुल डाले गए वैध मत में से वैध मतलब जो सही मत होगा सो, ठीक ना, तो वैध मत में से, कुल डाले गए वैध मत में से 1/6 मत से कम प्राप्त होने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो कुल डाले गए वैध मत में से अगर 1/6 मत से कम मत प्राप्त होती है तो वैसी स्थिति में जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक समझिए भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में ध्यान देंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उनका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक ना, अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है, लाभ के पद पर न होना चाहिए, पागल या दिवालिया न होना चाहिए। इसको आगे हम लोग देख लेंगे। लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता रखते हो, ठीक ना, लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता रखते हो, जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनेंगे लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता रखना होगा, न कि लोकसभा सदस्य की योग्यता रखना, सॉरी लोकसभा सदस्य होना होगा। ठीक ना, तो लोकसभा सदस्य की योग्यता रखते हो या लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता रखता हो।
भारत के किसी भी राज्य के निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए, आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमानत राशि, पहले 15,000 की जगह 2500 था, लेकिन 1997 ईस्वी से इसकी जमानत राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 15,000 रुपया जमानत राशि कर दिया गया 1997 ईस्वी से। और 10 वाला स्थिति में देखेंगे कि पहले क्या था, 10 सांसद सदस्य का अनुमोदन और 10 सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना जरूरी था, लेकिन इसे बढ़ाकर 1997 ईस्वी से 5 जून 1997 ईस्वी से अभी वर्तमान समय में 50-50 कर दी गई है। ठीक है, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास कितना 1000 रुपया जमा होना चाहिए, 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा होना चाहिए। ठीक है, कुल डाले गए वैध मत में से 1/6 मत से कम मत प्राप्त अगर किसी भी उम्मीदवार राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्राप्त होता है तो उनकी जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है। ठीक है, इतना योग्यता हुआ। 1-2 योग्यता और देखते हैं। ठीक ना, एक देखेंगे पागल या दिवालिया न होना चाहिए। ठीक ना, पागल या दिवालिया न होना चाहिए, तो इस बात को समझेंगे। तो पागल या दिवालिया न होना चाहिए, तो पागल या दिवालिया न होना चाहिए कहने का मतलब कि मानसिक संतुलन सही होना चाहिए और कुछ पैसा होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है कि पूरा धन दौलत नहीं है, पूरा पैसा भी नहीं है, तो कुछ धन दौलत भी होना चाहिए ताकि जमानत राशि के रूप में जो पैसा निर्धारित किया गया उसको जमा कर सके। तो पागल यानी मानसिक संतुलन होना चाहिए और दिवालिया न होना चाहिए, तो पागल या दिवालिया न होना चाहिए। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति के लिए योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए, उनका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर न होना चाहिए, लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता रखते हो, भारत के किसी भी राज्य की निर्वाचन सूची में नाम हो, आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमा होना चाहिए और पागल या दिवालिया न होना चाहिए। ऐसा योग्यता किसी भी व्यक्ति के पास होगा तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार के लिए एक दशा का भी होना जरूरी है, जो कि हम लोग दशा आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें एक बात को याद रखना है कि लाभ के पद पर न होना चाहिए। तो लाभ के पद पर क्यों परिभाषित किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर है, राज्यपाल के पद पर है, ठीक ना, या फिर मंत्री परिषद में किसी मंत्री के पद पर है, या फिर राज्य मंत्री परिषद के किसी मंत्री के पद पर है, तो वो सब पद लाभ का पद नहीं कहलाता है, ये सब पद सेवा के पद कहलाता है। अर्थात कोई व्यक्ति इस पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसा घटना हुआ था तो ध्यान देंगे 1962 ईस्वी में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। ठीक ना, 1962 ईस्वी में जब सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो वह उपराष्ट्रपति के पद पर थे और उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। ठीक ना, तो 1962 ईस्वी में कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, तो वो उपराष्ट्रपति के पद पर थे और उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा से किया था और जो कि संविधान में वर्णित किया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति के पद पर है, राज्यपाल के पद पर है, किसी मंत्री परिषद के सदस्य के पद पर है, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य के पद पर है, तो वह व्यक्ति उस पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण करने से पहले पहले वाले पद को त्यागना होगा, अन्यथा पहले वाला पद क्या समझा जाता है, रिक्त समझा जाता है। क्लियर है, ये किए थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। लेकिन आगे चलकर एक घटना हुआ था 2007 ईस्वी में। तो 2007 ईस्वी में क्या हुआ कि राजस्थान की राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक ना, तो 2007 ईस्वी में राजस्थान की राज्यपाल थी कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। लेकिन यह काम इन्होंने अपनी इच्छा से किया था, ऐसा नहीं कि इनको कहा गया था या संविधान में कोई ऐसा बात था कि आप क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद को लड़ने के लिए राज्यपाल के पद को त्याग सकते हैं। क्योंकि हम बताएं क्या, यह संविधान में उल्लेखित है इस बात को कि मंत्री परिषद का पद हो, सांसद का पद हो या फिर उपराष्ट्रपति का पद हो, राज्यपाल का पद हो, इस पद पर रहते हुए भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि ये सब पद सेवा का पद कहलाता है, लाभ का पद नहीं कहलाता है। लेकिन यहाँ पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने क्या किया था, इस पद पर रहते हुए नहीं, जब बल्कि इस पद को यानी राज्यपाल के पद को त्याग कर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी। ठीक है, 2007 ईस्वी में। ठीक ना, चलिए, तो ये दो बात समझ गए, आगे ध्यान देंगे। एक बात बताया था कि जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, तो जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, तो ध्यान देंगे जमानत राशि जब्त कर ली जाती है कब, जब कुल डाले गए वैध मत में से 1/6 मत से कम मत प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार की जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है। क्लियर है, तो ये था राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। ध्यान देंगे, सिर्फ योग्यता का होना ही जरूरी नहीं है, अगर इतना योग्यता तो लगभग सब आदमी के पास होता होगा। ये कोई भी आदमी 35 वर्ष का हो ही सकता है। ठीक ना, किसी भी आदमी के पास 25,000 रुपया 15,000 रुपया जमानत राशि के लिए हो ही सकता है। ठीक ना, इसके अलावा हम बताए थे कि लाभ के पद पर न हो तो बहुत सारे आदमी है जो कि लाभ के पद पर नहीं है, वह व्यक्ति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, तो नहीं।
ये सिर्फ योग्यता है, लेकिन इसके साथ साथ दशा का भी होना जरूरी है। और दशा में क्या बताया गया इसकी चर्चा हम लोग अब करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के तहत दशा की चर्चा किया गया। तो राष्ट्रपति की दशा की चर्चा ठीक ना। तो राष्ट्रपति की दशा की चर्चा अनुच्छेद कितना में है? 59 में है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति की दशा की चर्चा 59 में है, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की दशा की चर्चा किया गया है। अब ध्यान दें कि राष्ट्रपति की दशा क्या होती है, दशा की चर्चा क्या है। तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए, ध्यान देंगे, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए पहले क्या था 1997 ईस्वी से पहले कि 10 सांसद सदस्य का अनुमोदन और 10 सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना जरूरी था, ठीक ना। 10 सांसद सदस्य कहने का मतलब कि वैसा सदस्य जो लोकसभा या राज्यसभा में उम्मीदवार होंगे, तो वैसा सदस्य के द्वारा 10 सांसद सदस्य का अनुमोदन और 10 सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना जरूरी था। वह क्या करता, अनुमोदित और प्रस्तावित करते जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते। अर्थात कहने का मतलब कि 10 सांसद सदस्य लिखित रूप से सपोर्ट करते जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, और 10 सांसद सदस्य मौखिक रूप से सपोर्ट करेंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। ये था दशा। लेकिन क्या किया गया कि 5 जून 1997 ईस्वी से, कब से? 5 जून 1997 ईस्वी से इसकी संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50-50 कर दिया गया, ठीक ना। तो इसकी संख्या बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए वर्तमान समय में कितना अनुमोदन और कितना सांसद सदस्य का अनुमोदन और कितना सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना जरूरी है? तो 50 सांसद सदस्य का अनुमोदन और 50 सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना जरूरी है। अर्थात 50 सांसद सदस्य लिखित रूप से उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, और 50 सांसद सदस्य मौखिक रूप से सपोर्ट करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक ना। यानी 100 सांसद सदस्य का सपोर्ट होना जरूरी है, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। योग्यता होने के बाद 100 सांसद सदस्य का क्या होना जरूरी है? तो 100 सांसद सदस्य का सपोर्ट होना जरूरी है, अनुमोदित रूप से और प्रस्तावित रूप से, यानी लिखित रूप से और मौखिक रूप से। क्लियर है? इस बात को समझे, अन्यथा वह राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाएगा। बात समझ गए? तो योग्यता के अलावा दशा का भी होना जरूरी है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे, एक बात और समझेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रपति बनने के लिए हम क्या बताएं कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है या फिर सांसद का सदस्य है या कोई मंत्री के पद पर है या राज्यपाल के पद पर है या उपराष्ट्रपति के पद पर है, किसी भी पद को अगर ग्रहण किए हुए तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और राष्ट्रपति के चुनाव को जीत जाता है, तो शपथ ग्रहण करने से पहले वाले पद को त्यागपत्र देना होगा, तब शपथ ग्रहण करेंगे, अन्यथा पहले वाला पद जो होगा रिक्त समझा जाएगा। क्लियर है? तो यह भी दशा में ही जोड़ा जाता है। तो दशा और स्थिति ऐसा होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये समझ चुके होंगे, आशा करते अच्छा समझ चुके होंगे राष्ट्रपति की योग्यता और दशा। अभी वर्तमान समय राष्ट्रपति के लिए कितना सांसद सदस्य का अनुमोदन और कितना सांसद सदस्य का प्रस्तावित? तो 50 सांसद सदस्य का अनुमोदन और 50 सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना जरूरी है। पहले कितना था? 10 सांसद सदस्य का अनुमोदन और 10 सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना जरूरी था, लेकिन 5 जून 1997 से इसकी संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50-50 कर दिया गया। क्लियर है? आगे समझिए। तो यहां तक बात को समझ गए, आगे समझिएगा। दशा समझ गए और योग्यता समझ गए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक बात बताए थे कि भारत के राष्ट्रपति में क्या बताए थे कि भारत के राष्ट्रपति भारत के नागरिक होते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के जन्मजात नागरिक होते हैं, ठीक ना। तो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में कुछ अंतर है, जिसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच कुछ अंतर है, इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। तो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में अंतर क्या क्या है समझिए। भारत में क्या है ना कि संसदीय शासन व्यवस्था है। तो संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में, तो भारत में वास्तविक जो शक्ति होगी किसके हाथों में निहित होगी? राष्ट्रपति के हाथों में नहीं निहित होकर प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, यानी संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। तो यहां पर भारत में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक ना। और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति क्या होंगे? नाम मात्र के होंगे, ठीक ना। वास्तविक प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, जिस कारण से राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का होता है, ठीक ना, नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं?
प्रधानमंत्री, ठीक ना। तो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। ये भारत में राष्ट्रपति का अंतर है, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति के और अमेरिका के राष्ट्रपति के अंतर का देखेंगे, ठीक ना। अमेरिका में राष्ट्रपति के अंतर, ठीक ना। लेकिन अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है, तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। कौन सा शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय। कहां पर? अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। और जिस देश में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होता है उस देश में देश के सर्वेसर्वा कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो वास्तविक प्रधान यहां पर कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। यहां पर वास्तविक प्रधान कौन होंगे? प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। तो अमेरिका में वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन भारत में वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो ये एक अंतर हो गया भारत में और अमेरिका के राष्ट्रपति में। अब ध्यान देंगे, भारत के राष्ट्रपति भारत के नागरिक होते हैं। भारत में राष्ट्रपति जो होंगे वो भारत के नागरिक होंगे, सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के नागरिक होते हैं। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति अमेरिका के जन्मजात नागरिक होते हैं, ठीक ना। तो अमेरिका के जन्मजात नागरिक होते हैं। यहां पर क्या होगा? अमेरिका में अमेरिका के जन्मजात नागरिक होंगे, ठीक ना। तो भारत में राष्ट्रपति भारत के नागरिक होते हैं, नागरिकता प्राप्त है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अमेरिका में राष्ट्रपति अमेरिका के जन्मजात नागरिक होंगे। क्लियर है? आगे समझिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। यहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होगा? 5 साल का। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का? 5 साल का। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का न होकर 4 साल का होता है, ठीक ना। तो अमेरिका में कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति का, तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, ठीक ना। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितना साल का? 4 साल का होता है, ठीक ना। आगे ध्यान देंगे, इसके अलावा भारत में राष्ट्रपति कितना बार बन सकते हैं? तो जितना बार चुनाव जीतेंगे भारत में राष्ट्रपति उतना बार बन सकते हैं, ठीक ना। भारत में राष्ट्रपति, इससे पहले एक बात और समझ लेंगे, जैसे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, ठीक है। चलिए इसको बाद में ही देखेंगे। तो भारत में राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति जितना बार चुनाव जीतेंगे उतना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक ना। तो जितनी बार चुनाव जीतेंगे उतना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, जितना बार चाहे चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक ना। तो भारत में राष्ट्रपति जितना बार चाहे चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्लियर है? अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति अपने जीवन काल में मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक ना। तो पूरे जीवन में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 बार। ठीक है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति पूरे जीवन में कितना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? 2 बार। और भारत में राष्ट्रपति जितना बार चुनाव जीतेंगे उतना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्लियर है? आगे समझिए। अब ध्यान देंगे, अमेरिका में भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले समाप्त हो जाएगा। बात को समझिएगा, इसको शॉर्ट में लिख लेंगे हम लोग। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से पहले समाप्त हो जाती है, तो चुनाव जो होगा, जो शेष अवधि बचा होगा उसके लिए नहीं बल्कि फिर से पूरे 5 साल के लिए कराई जाएगी। बात समझे? मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति है, उनका कार्यकाल 5 साल का है, ठीक है ना। लेकिन 5 साल का कार्यकाल न होकर क्या होगा कि इनकी मृत्यु हो गया 3 साल पर। तो 3 साल पर मृत्यु हो गया, तो बच गया कितना साल? 2 साल और बचा हुआ है। तब जो चुनाव जो होगा शेष अवधि के लिए न कराकर पूरा फिर से 5 साल के लिए कराया जाएगा। कितना साल के लिए? 5 साल का, ठीक ना। तो ये बात को समझे कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाता है, तो चुनाव शेष अवधि के लिए न कराकर फिर से पूरे अवधि के लिए कराई जाती है। क्लियर है? जैसे समझे कि 5 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन 3 वर्ष में ही समाप्त हो गया, मृत्यु हो गया या त्यागपत्र दे दिए, तो फिर से जब चुनाव होगा तो जो चुनाव होगा उस शेष अवधि के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे 5 साल के लिए होगा। क्लियर है? ये भारत में होता है, ठीक है।
लेकिन अमेरिका में क्या होगा कि अमेरिका में अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का है, लेकिन 4 साल से पहले वो त्यागपत्र दे दिए या फिर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो वैसी स्थिति में चुनाव जो होगा शेष बचे हुए समय के लिए ही कराई जाएगी, न कि पूरी अवधि के लिए कराई जाएगी। बात समझ गया? जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का, 4 साल में इनका कार्यकाल 2 साल में समाप्त हो गया, बचा हुआ 2 साल या 2 साल में कार्यकाल समाप्त नहीं, त्यागपत्र दे दिया यानी कि आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो बचा हुआ कितना साल है? 2 साल। तो जब चुनाव जो कराया जाएगा तो शेष बचा हुआ समय के लिए यानी मात्र 2 साल जो बचा हुआ 2 ही साल के लिए चुनाव कराई जाएगी, ठीक ना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं कि शेष अवधि के लिए कराई जाएगी, पूरे फिर से 5 साल के लिए कराई जाएगी, यानी जो राष्ट्रपति बनेंगे उस शेष अवधि के लिए नहीं बनेंगे, फिर से वो पूरा 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनेंगे शेष अवधि के लिए बनेंगे, और यह शेष अवधि के लिए बनेंगे अगर वह व्यक्ति एक बार पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो जो शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति बनेंगे वही व्यक्ति तो उनके कार्यकाल में एक बार और जुड़ जाएगा, और यह सिर्फ आगे तो 2 बार हो जाएगा, एक बार अगर पहले बने हुए हैं और एक बार ये बनेंगे तो 2 बार उनके कार्यकाल में जुड़ जाएगा। बात समझ गए? तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, देखिएगा। बात समझ गए ना, तो इसको शॉर्ट में लिख लेंगे। अच्छा, चलिए समझिए। तो हम क्या बताएं कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से पहले समाप्त हो जाता है, तो चुनाव जो होता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल शॉर्ट में लिख लेंगे, कार्यकाल 5 साल से पहले समाप्त होने पर चुनाव पुनः 5 साल के लिए कराई जाती है, ठीक ना। बात समझ गए? कार्यकाल समाप्त हो जाएगा अगर राष्ट्रपति का, तो कार्यकाल समाप्त होने पर, कार्यकाल 5 साल से पहले समाप्त होने पर चुनाव जो होगा पुनः 5 साल के लिए कराई जाती है, शेष अवधि के लिए नहीं कराई जाती। क्लियर है? भाषा को आप लोग लिख लेंगे ठीक से। चलिए आगे समझिए। लेकिन अमेरिका में क्या होगा, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल समय से पहले समाप्त होने पर चुनाव जो होगा शेष बचे हुए अवधि के लिए कराई जाएगी, शेष बचे हुए अवधि के लिए कराई जाती है, ठीक ना। तो जितना दिन बचा हुआ उतने अवधि के लिए चुनाव कराई जाएगी। बात समझ गया? तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, 4 साल का होता है। अगर 4 साल से पहले समाप्त हो जाएगा तो जो शेष बचा हुआ समय होगा उतना दिन के लिए ही चुनाव कराया जाएगा। क्लियर है? लेकिन भारत में अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से पहले समाप्त हो जाता है तो पुनः फिर से 5 साल के लिए चुनाव कराई जाएगी, न कि शेष बचे हुए अवधि के लिए कराई जाएगी। तो ये भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में कुछ अंतर है। फिर से एक बार समझ लेंगे। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था जिस देश में होता है उस देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के होंगे, वास्तविक प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिका में क्या, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाला देश में देश के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति होते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होते। तो अमेरिका में सर्वोच्च प्रधान कौन होंगे? राष्ट्रपति। क्लियर है? भारत में भारत के नागरिक होंगे, यानी भारत में राष्ट्रपति भारत के नागरिक होते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति अमेरिका के जन्मजात नागरिक होंगे, जिनका जन्म अमेरिका में ही हुआ होगा। ठीक है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? 4 साल का होता है। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे, भारत में राष्ट्रपति जितना बार चाहे चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार चुनाव जीतेंगे भारत में राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति पूरा जीवन काल में कितना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? 2 बार। 2 बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते अमेरिका में। क्लियर है? आगे समझेंगे। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से अगर पहले समाप्त हो जाता है तो चुनाव जो होगा शेष बचे हुए समय अवधि के लिए नहीं, बल्कि पूरा फिर से 5 साल के लिए कराया जाएगा। ठीक है? लेकिन अमेरिका में
राष्ट्रपति का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाता है तो चुनाव जो होगा शेष बचा हुआ अवधि के लिए कराया जाएगा। जो शेष बचा हुआ जितना समय है उतना दिन के लिए ही चुनाव कराई जाएगी, और वह शेष बचे हुए अवधि के लिए जब चुनाव कराई जाएगी और जो उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेंगे उनके कार्यकाल में एक बार के लिए यह जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो ये था भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच कुछ अंतर। हम बताएं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या फिर समाप्त हो गया तो फिर से चुनाव होगा, लेकिन कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गया यानी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु की बात आती है तब हम लोग यहाँ पर मृत्यु के बारे में एक बार राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेंगे। ऐसे राष्ट्रपति के बारे में एक अनुच्छेद 57 बताएं, ठीक ना। अनुच्छेद 57 देखेंगे तो 57 में क्या बताया था कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, यानी एक बार निर्वाचित हो गया तो क्या राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं? हाँ, तो भारतीय संविधान में प्रावधान है कि जितनी बार चाहे राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में अगर योग्यता रखते हैं, ठीक ना, तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो भारत में दोबारा निर्वाचन का भी चर्चा किया गया राष्ट्रपति का, और जितनी बार चाहे राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं। हम बताते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा या तो इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी वैसी स्थिति में, या फिर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं। पहला बात तो राष्ट्रपति का पद जो होता है संवैधानिक प्रथम पद कहलाता है, और राष्ट्रपति का प्रथम पद जो होता है कभी खाली नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे ही खाली होगा उस पद को उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाल लिया जाता है। क्लियर है? तो इस बात को हम लोग समझेंगे यहाँ पर कैसे, समझिएगा। जैसे राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ठीक ना, राष्ट्रपति नहीं होंगे यानी राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक ना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दिया अचानक, 5 साल से पहले ही त्याग पत्र दे दिए, या फिर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, 5 साल का कार्यकाल था लेकिन 5 साल से पहले इनकी 3 साल या 2 साल में मृत्यु हो गई, तो वैसी स्थिति में अटेंडम अगर मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति को तो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति इस पद को डायरेक्ट संभाल लेते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के न होने पर या इनके आकस्मिक मृत्यु हो जाए इस कारण से न हो, या फिर ये अपना त्याग पत्र दे दे इस कारण से न हो, ठीक ना, तो राष्ट्रपति के न होने पर उनके पद को किसके द्वारा, तो उनके पद को उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाएगा। उपराष्ट्रपति ठीक ना। तो राष्ट्रपति के न होने पर उनके पद को किसके द्वारा संभाला जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं या फिर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद को किसके द्वारा संभाल लिया जाएगा, उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाल लिया जाएगा। जो उस समय के उपराष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति के पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, तो जैसे ही राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं तो राष्ट्रपति का पद खाली होता है, वैसे उस पद को संभाल लिया जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो जिस उपराष्ट्रपति के द्वारा पद को संभाला जाएगा, जिस उपराष्ट्रपति के द्वारा उस पद को संभाला जाएगा उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है, ठीक ना। तो जिस उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला जाता है उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। बात समझे? अगर राष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति के पद को जिस उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाल लिया जाएगा, उस समय के जो उपराष्ट्रपति रहेंगे उस उपराष्ट्रपति के द्वारा अगर राष्ट्रपति के पद को संभाल लिया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्लियर है? अगर ध्यान देंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दिए तो उपराष्ट्रपति के पद के द्वारा संभाला जाएगा, उस पद को राष्ट्रपति के पद को किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति के पद को संभाला जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति भी अगर त्याग पत्र दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाता है। तब वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद को संभाला जाता है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा। क्लियर है? फिर से समझिए, अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है या फिर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उस समय उस पद को संभालना होता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। लेकिन उपराष्ट्रपति भी क्या करते हैं कि अपने पद को त्याग पत्र दे देते हैं, तो राष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाता है। तब वैसी स्थिति में
राष्ट्रपति के पद को संभाला जाएगा किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला जाएगा। क्लियर है। तो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो इनके पद को कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा इस पद को संभाला जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य वर्तमान समय में अभी 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश अर्थात 34 न्यायाधीश की संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश कितना होता है, 33। तो हम बताएं क्या कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति के पद के द्वारा इस पद को संभाला जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली होगा तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, इनके द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला जाएगा। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब इस पद को किसके द्वारा संभाला जाएगा, जो 33 में से अन्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में होंगे, यानी 33 में से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे इनके द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाल लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भी यहाँ पर गया होगा, ठीक ना, यानी वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला गया होगा, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ तक हो चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला गया, अर्थात कब संभाला गया होगा, जब राष्ट्रपति भी नहीं होंगे अपने पद पर, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे होंगे अपने पद पर, तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस पद को संभाला गया होगा। तो ऐसा हो चुका है एक बार, तो उसको हम लोग समझेंगे कि कब हुआ था, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे। तो इस बात को समझ गए कि राष्ट्रपति अगर नहीं होंगे तो उस पद को संभाला जाए किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा इस पद को संभाला जाए। क्लियर है। अब ध्यान देंगे कब ऐसा हुआ था। चलिए ध्यान देंगे, 1969 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के उपराष्ट्रपति। 1969 में, समझिएगा, 1969 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, 67 से लेकर 69, ठीक ना। तो 62 से लेकर 67 तक बने थे कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और 67 में बने कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक ना। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 69 में डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये कब राष्ट्रपति बने, 1967 में, और ये 1969 तक का शासनकाल है। 67 में बने थे और 69 तक का इनका शासनकाल था, ठीक ना। 67 में बने थे, कब, 1967 से 69 इनका शासनकाल है। तो 1967 में राष्ट्रपति बने भारत के, और इनका शासनकाल रहा 1969 तक। 1969 तक कैसे रहा, क्योंकि 1969 में ही इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, अचानक इनकी मृत्यु हो गई, तो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। तो इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। तब इस समय 1969 में जब इनकी मृत्यु हुआ तब उस समय इस पद को संभाला गया किनके द्वारा, बीबी गिरी के द्वारा, ठीक ना। तो बीबी गिरी के द्वारा इस पद को संभाला गया किनके द्वारा, बीबी गिरी के द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला गया। यानी राष्ट्रपति का पद खाली हो गया 1969 ईस्वी में, तो 1969 ईस्वी में किनके द्वारा इस पद को संभाला गया, उस समय के जो उपराष्ट्रपति के पद पर थे कौन, तो बीबी गिरी उस समय के उपराष्ट्रपति के पद पर थे, तो इनके द्वारा इस पद को संभाला गया। तो बीबी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। जो राष्ट्रपति के पद को जिस उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाएगा उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। बात समझे, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन, बीबी गिरी। अब ध्यान देंगे, तो राष्ट्रपति जो जाकिर हुसैन थी इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गया तो इस पद को संभालना था बीबी गिरी के द्वारा, तो प्रथम भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन, बीबी गिरी हुए। लेकिन कुछ ही दिन ये पद को संभाले और ही क्या किए कि राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए। ऐसा जरूरी नहीं था, लेकिन इनकी इच्छा ही रही होगी, तो इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए। तो राष्ट्रपति का पद तो पहले इनका खाली था, जो जाकिर हुसैन थे इनकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। उपराष्ट्रपति के पद पर थे बीबी गिरी, ये पद को संभाले, लेकिन कुछ ही समय बाद क्या कि इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से भी त्यागपत्र दे दिए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक ना। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा
राष्ट्रपति के पद को संभाला गया। ठीक है, बात को समझे। अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उस पद को कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनकी मृत्यु हो गई 1969 ईस्वी में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जगह संभालना था किनको? बीबी गिरी को। लेकिन बीबी गिरी कुछ ही दिन तक संभाले, तब तो कहा जाता है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? बीबी गिरी। लेकिन बीबी गिरी ने क्या किया कि राष्ट्रपति का पद चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए, और तब राष्ट्रपति का पद खाली था, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अतः उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला गया। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन? तो बीबी गिरी। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी। और क्वेश्चन पूछा जाएगा एक इस टाइप से कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला था, और या फिर भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को संभाला था, तो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्लियर है? आगे समझिए। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रथम बने बीबी गिरी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला था, अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने भी काम किया था। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, अभी तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक ना? अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं? 3। एक तो बताए बीबी गिरी, एक बताए कौन? एक बताए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और आगे चलकर देखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद की जब मृत्यु हुई थी, तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु पर बीडी जती के द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला गया था। अतः तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? बीडी जती। ठीक ना? तो तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन? बीडी जती। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जती। क्लियर है? तो अभी तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे ध्यान देंगे, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा किया गया सभी काम मान्य होता है। साथ ही साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति को वे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जो कि राष्ट्रपति को जो सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। क्लियर है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति को वे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी जो कि राष्ट्रपति को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी, जैसे भोजन हो गया, आवास हो गया, कपड़ा हो गया, यातायात हो गया, चिकित्सा हो गया। तो ये सारी सुख सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी, जैसे कि राष्ट्रपति को उपलब्ध कराई जाती थी। क्लियर है? और कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा किया गया सभी काम मान्य होगा। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? योग्यता बताएं, दशा बताएं, राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच कुछ अंतर बताएं। इसके अलावा भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो इस पद को किसके द्वारा संभाला जाएगा? अगर उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तो किनके द्वारा संभाला जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेंगे तो किनके द्वारा? जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे इनके द्वारा इस पद को संभाला जाएगा। ठीक ना? एक तो जज जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे जिनकी मृत्यु हुई, और दूसरे डॉक्टर कौन हुए? फखरुद्दीन अली। तो 2 ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक ना? और तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कार्यकाल के दौरान नहीं थी, कार्यकाल के बाद हुई थी। क्लियर है? तो ये आप लोग समझ चुके हैं यहां तक। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है आप लोग को? समझ में आ रहा है? अच्छा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक ना? अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना जो बुक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, घटना चक्र है या फिर कोई भी बुक है, उससे क्वेश्चन लगाइए डेली। ठीक ना? सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? तो इसको इतना रहने दे, आगे करा दे, इतना ही रहने देते हैं। आगे कल हम लोग देखते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा एक दिन पढ़ लीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक ना? क्वेश्चन भी बनाना है। चलिए ध्यान देंगे, कल से क्या किया जाएगा ना, मंडे से एक प्रीवियस ईयर का अभी तक एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, ठीक ना, लोको पायलट अभी तक जितना एग्जाम हो चुका है उसका PYQ शुरू हो रहा है। ठीक ना? इसमें हम लोग देखेंगे 25 या 20 क्वेश्चन, सबसे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, स्टैटिक्स से 25 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे। ठीक ना? तो ये लोग हम लोग मंडे से इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।